और फिर उसका नोट बनाना भी सीखते हैं इंशाल्लाह। जुमा है, क्लास इसलिए थोड़ी सी शॉर्ट होगी निस्बतन, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात, जो उधार, वो उधार क्या है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। कल वाला सवाल का जो सब नोट मूवमेंट इन CWIP, वो क्या थी भला? ओपनिंग कितना था? ओपनिंग बैलेंस कितना था कल इस नोट में? 91। एडिशन कितना हुआ? 53। ट्रांसफर, क्लोजिंग, कौन सा साल था ये? अच्छा जी, CWIP का कॉन्सेप्ट है क्या? थोड़ी सी बात कर लें वैसे तो। अच्छा जी, मैंने आपको ये कहा था कल कि CWIP को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में शामिल, यानी उस नोट में शामिल नहीं करना। उसकी वजह क्या है? देखें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर वो एसेट्स आ रहे होते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारे यूज़ में होते हैं, और जाहिर सी बात है यूज़ हो रहे हैं तो डेप्रिशिएट भी हो रहे होते हैं। अब हमने एक बिल्डिंग पे काम शुरू किया, वो बिल्डिंग अभी बनना शुरू हुई, तो क्या पहले ही दिन वो बिल्डिंग बन जाएगी? बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है, प्लांट में भी इंस्टॉलेशन पे अक्सर टाइम लग जाता है, तो बिल्डिंग एक ऐसा एसेट है, हमारे सवाल में चूँकि बिल्डिंग की एग्जाम्पल थी वही ले रहा हूँ, कि जो सब्सटेंशियल टाइम लेता है बनने में। अब खर्चा तो शुरू हो जाता है, ईंटें खरीदी, सीमेंट खरीदा, बजरी, रेत, सरिया, आ गया सामान सारा, कैश खर्च हुआ, फिर मज़दूरों को तनख्वाहें दी, वो मजदूरी दी, मिस्त्रियों को मजदूरी दी, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, वो लोग आए हुए, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, खर्चा हुआ। भाई बोलो, क्या ये सारे खर्चे बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होने चाहिए या नहीं? पहले तो ये बताओ, क्या ईंटों का खर्चा, सीमेंट का खर्चा, रेत, बजरी, सरिये का खर्चा, मज़दूरों की तनख्वाहें, कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स की तनख्वाहें, क्या ये उस बिल्डिंग की कॉस्ट में शामिल होनी चाहिए या नहीं? भाई ये खर्चे नहीं करेंगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? जरूरी खर्चा है ये तो, ठीक है। अच्छा, अब जब ये खर्चा होता है, ईंटें खरीदी, कैश पे किया, तो कैश क्रेडिट डेबिट बिल्डिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। खर्चा शुरू हो गया, सीमेंट की बोरियां ला के रख दी, ईंटें लगना शुरू हो गई, खर्चा हो रहा है, ईयर एंड आया, दीवारें इतनी इतनी बन चुकी थी, अभी छत डलना बाकी था। बिल्डिंग तो ये तब कहेंगे जब रेडी टू यूज़ होगी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में तो ये तब जाएगी जब इस्तेमाल के काबिल होगी, इस्तेमाल शुरू करेंगे और डेप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन मसला ये कि खर्चा तो हो रहा है, जितनी दीवारें बन चुकी हैं ये हमारा एसेट ही तो है, वो एसेट बन चुका है इतना, बस वो एसेट अभी रेडी टू यूज़ नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अब ईंटों के पैसे दिए तो कैश क्रेडिट हुआ, बजरी के पैसे दिए तो कैश क्रेडिट हुआ, सीमेंट के पैसे दिए तो कैश क्रेडिट हुआ, मजदूरों को तनख्वाहें दी तो कैश क्रेडिट हुआ। डेबिट बिल्डिंग को नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को जो है वो डेबिट कर देंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? एक ऐसा काम जो जब कंप्लीट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो कौन सा है? वो एक फिक्स्ड एसेट तैयार हो रहा है, एक नॉन करंट एसेट तैयार हो रहा है, एक कैपिटल एसेट तैयार हो रहा है। जब ये तैयार होगा तो एक कैपिटल एसेट हम कैपिटलाइज करेंगे, तब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसको कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे, अब ये डाटा सारा अज्यूम्ड ले रहा हूँ, हमने कुछ बिल्डिंग्स, कोई 2-3 बिल्डिंग्स बनाना शुरू की अपने बिजनेस में, ठीक है जी।
ये ईंटें खरीदी 20 रुपए की ईंटें, ठीक है। कैश क्रेडिट हुआ, बिल्डिंग डेबिट नहीं। क्या डेबिट? CWIP। फिर सीमेंट खरीदा 50 रुपए का, ठीक है जी। बस 2-4 चीज़ें डाल देते हैं ना, बाकी रहने देंगे, तो इतनी लिस्ट कौन बनाए जी। कैश क्रेडिट हुआ, बिल्डिंग डेबिट नहीं, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है जी। और लेबर मजदूरी वगैरह कितने हो गए? ये 70, 91 बनाना है जी। कितना और डाल? 21। ये काम अभी चल रहा था, ये लेट से हमने शुरू की बिल्डिंग बनानी, ये सब अज्यूम्ड डाटा है, ठीक है। मैं डेट्स ना डालूं तो बेहतर है, ठीक है। मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर ये खर्चे हो रहे थे। हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश क्रेडिट करते जा रहे हैं कि 31 दिसंबर 14 आ गया, अभी ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं, ये बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई, तो क्लोजिंग बैलेंस 91 का CWIP में नजर आ रहा है, बिल्डिंग में नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया? 14 के साल में ये हुआ होगा। 1 जनवरी 15 पे ये एसेट इतना बन चुका है, कितना? 91। अभी मजीद खर्चा तो इस पे होना था, बिल्डिंग्स बन रही हैं, कई बिल्डिंग्स बन रही थी ना हमारी तो एग्जाम्पल में। हमने मजीद खर्चे किए, मजीद मजदूरी लेट से पे की 53 रुपये, बाकी मटीरियल हमने इकट्ठा ही मंगवा लिया था, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो मजीद खर्चा क्या हुआ? CWIP एडिशन कह रहे हैं इसको। मजीद खर्चा क्या हुआ इस बिल्डिंग पे? 53 रुपये, जो बिल्डिंग्स बन रही थी। अब इस साल में वो ठीक है, डेट नहीं थी, हमने अज्यूम पहला दिन किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पहले ले लेना, ठीक है। चाहे यही समझ लें कि पहले ही दिन ठीक है, कोई चीज़ रह गई थी वो कंप्लीट होगी, बस अज्यूम किया था डेट ना होने की वजह से। वैसे मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। 53 का खर्चा मजीद किया हमने, और इस साल में एक बिल्डिंग जिसके ऊपर टोटल खर्चा 100 रुपये आया था वो तैयार हो गई। जब वो तैयार हो गई तो उसको हमने CWIP में से निकाल के कहाँ फेंक दिया? कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है जी। जिस दिन भी था, डेट नहीं गिवन थी, पहला दिन अज्यूम कर लिया था इसलिए। तो क्लोजिंग में 31 दिसंबर 15 पे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन 44 पड़ा हुआ। ये CWIP का कॉन्सेप्ट है, यानी आप क्रेडिट कर देंगे अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट को और उसे कंप्लीट एसेट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए तो आपके ऐसे जैसे वो बिल्डिंग आ रही थी, तो बिल्डिंग के अंदर आपके पास एडिशंस में नज़र आया था 100। वो कहाँ से निकला था? तो 2 एंट्रीज याद रख लेना। कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया? कुछ कॉन्सेप्ट समझ आया? CWIP डेबिट 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 जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होती, और जिस दिन कंप्लीट हो गई CWIP क्रेडिट, और वो वाला एसेट जो बन रहा था वो डेबिट, प्लांट हो या बिल्डिंग हो। इसका मतलब याद रखने वाली तो सिर्फ 2 ही एंट्रीज हुई। एक एडिशन टू CWIP की एंट्री, वो क्या होती है जी? CWIP डेबिट, कैश भी पेएबल भी हो सकता है, आपको पता ही है, कैश या पेएबल क्रेडिट। और दूसरी एंट्री ट्रांसफर फ्रॉम CWIP टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। वो जौन सा एसेट भी होगा जो बन रहा था, जब बन गया तो उधर ट्रांसफर करो, उसकी एंट्री क्या होगी? वो वाला एसेट डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कह लो, ठीक है। रेलेवेंट एसेट डेबिट, बल्कि अपनी एग्जांपल वाले ही लिख लेते हैं, ठीक है। बिल्डिंग, ज़्यादा आसानी समझ आ जाएगी बात। बिल्डिंग डेबिट, अब फिर कैश क्रेडिट नहीं कर देना, CWIP। तो ये 2 एंट्रीज सिर्फ लिख लें, तो बाकी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात और सुन, फिर बाद में बैलेंस शीट बन रही होती है। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स आते हैं। 2015 की बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर 2015 की बात कर रहे हैं। जो कल नोट बनाया था, उस नोट में 31 दिसंबर 15 की बुक वैल्यू बताएं, जो टोटल का कॉलम का जो है वो आखिरी बैलेंस आ रहा था। किसी ने टोटल निकाला था? मैंने नहीं टोटल बनाया था, तो घर पे पूरा तो करना था ना। किसी बच्चे ने टोटल बनाया हो जी?
नहीं बनाया हुआ, कोई एक भी नहीं है। करें टोटल, फिर मुझे बताएं। एंड पे बुक वैल्यूज का टोटल कर लेना। भाई 31 दिसंबर 15 वाला बताना है, पक्की बात है। सोल्यूशन से 2722 आ रहा है जी यहाँ पे, तो सोल्यूशन में तो नहीं। वो क्यों बता रहे हो? मैंने कहा 31 दिसंबर 15, ये यकम जनवरी 15 है। मैं कह रहा हूँ 31 दिसंबर 15 की टोटल बुक वैल्यू बताओ जी। सब छोड़ें, कल के नोट में टोटल को कॉलम था, कंप्लीट करें। पता नहीं, बातें बच्चों को समझ नहीं आनी क्या हो रहा है। सारा 31 दिसंबर 15 की क्लोजिंग बुक वैल्यू है। आपको शायद पहले दिन नोट बनाते बताया था, ये बुक वैल्यू उठ के बैलेंस शीट के फेस पे नजर आती है, याद आ रहा है? और यहाँ पे रेफर किया होता है हमने वो नोट का नंबर कल क्या दिया था हमने? 9। ऐसे हमने लिखा होगा मिस्टर यूजर। और भाई तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या बात होती, तो उसका रजिस्टर क्यों देख रहे? ओके जी, ये समझ आया भाई। कल वाले नोट में हमने क्या किया है, सिर्फ टोटल वाला कॉलम जो खाली था उसको भर लिया। सबने भर लिया? कितने बच्चों ने टोटल कॉलम भर लिया? हाथ खड़ा करें। बाकी भी भरें। क्या कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप लोग? सबके टोटल कॉलम में देखने आ रहा हूँ, नहीं नजर आया टोटल कॉलम, फिर तो मैंने बाहर निकाल देना क्लास से। जो बात कही जाती है वो करने के लिए कही जाती है। ये गुस्से वाली बात एक्सपंज कर दें जी। उस टोटल के कॉलम में आपने इंडिविजुअल सारे बैलेंसेस का टोटल किया होगा। ये माइनस होकर ये फिगर जो निकली हुई है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, वो फिगर है 2722। तो बैलेंस शीट के फेस पे क्लोजिंग बुक वैल्यू आती है और रेफर किया जाता है नोट के, जाके वहां पे देख लें क्या डिटेल थी इस 2722 की। दोबारा हाथ खड़ा करें, कितने बच्चों ने 2722 निकाला है? चलें, जज़ाकल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी। कर ले कर करके। अगली बात, मैंने आपको कहा CWIP को PPE में शामिल ना करना। हमने किया भी नहीं कल शामिल, लेकिन वो एसेट तो है ना अंडर कंस्ट्रक्शन, तो क्या उसको कहीं प्रेजेंट ही नहीं करना बैलेंस शीट में? बाकी एसेट्स में करना है। ये देखिएगा, फेस पर ही अलग शो किया करते हैं हम CWIP को। सब नोट ना बनाएं इसका नीचे कि यहाँ इसके ऊपर एक नोट बनाने की जरूरत पड़ जाए, ये बुक वैल्यू प्लस ऐड करके नहीं। आसान काम कर लें। क्या? CWIP फेस पर, और वहां पे मूवमेंट थी, कौन सा नंबर था इस मूवमेंट का? 9.5 था। बस यहाँ पे लिखा होगा 9.5 और लिखा होगा 40। ये बात समझ आई है? अब पूरी पिक्चर क्लियर हुई है। CWIP PPE में शामिल है नॉन करंट एसेट। आप कहोगे नॉन करंट कैसे, ये तो अभी कंप्लीट हो तो ट्रांसफर होना है। भाई ये साइंस नहीं है इसको नॉन करंट कहने की। नॉन करंट इसलिए है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, चेंज होकर भी नॉन करंट ही बनना है ना, तो PPE में ही जाना है, तो इसको नॉन करंट में ही रखते हैं। ये नहीं कर रहे ना करंट एसेट में रख लें या नॉन करंट और करंट में बांट के रख लें, नहीं भाई, सिंपल PPE के नीचे CWIP आया करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन करंट एसेट ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा इसको उठा के PPE में, ठीक है? तो नोट में इसको शामिल नहीं किया करेंगे। अगर एडजस्टमेंट दे फैम वाले क्वेश्चन की तरह, तो सिर्फ ये मूवमेंट शो करेंगे 3 लाइनों में, ये मूवमेंट शो कर देंगे। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट आपने बनानी नहीं है, बता रहा हूं, आगे जाके काम आ जाएगी बात, पर पिक्चर तो पूरी क्लियर हो, ठीक है? बैलेंस शीट के अंदर PPE क्लोजिंग नोट के यहाँ से ये फिगर यहाँ पे पड़ी हुई है, वो जो आपके 4 एसेट्स के बाद यहाँ 27 यूजर को कहेंगे ये यहाँ से रेफर हुआ, ये डिटेल है। एसेट वाइज भी, टोटल भी, ये डिटेल है। उसके बाद ये है CWIP, इसके लिए 9.5 देखो जाके, वो 9.5 देखा, अच्छा जी ओपनिंग इतना था, इतना मजीद खर्चा यहाँ पे हुआ इस बिल्डिंग्स के ऊपर, इतनी ट्रांसफर होके बिल्डिंग में आई, अब ये 100 उस बिल्डिंग के अंदर नजर भी आ रहा होगा, याद आ रहा है? डबल एंट्री होती नजर आ जाएगी, ठीक है? और क्लोजिंग ये बैलेंस शीट नजर। ओके, 31 दिसंबर 14, चलो रहने दो, ऐसे ही होने वो। इससे नीचे वाली बुक वैल्यू वहाँ नजर आएगी और 91 यहाँ नजर आएगा, पर छोड़ दें, उसको लिखने की जरूरत नहीं है।
बात समझ आ गई है? शुक्र है। अगर आप पहली बार में बात मानते और फटाफट टोटल का कॉलम लिख लेते तो ये 10 मिनट ज़ाया ना होते और फ़ायदा आपका ही था। एक है हवाई बातें बस ज़हन के अंदर हो, एक है पता हो कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे। कुछ नोट तो नहीं करना, ये लेजर तो नोट करना ही नहीं होता। बना ले खुद ऐसे ही बस जैसे मैंने डाटा बनाया। आसपास से देखें कहीं नहीं बना होगा। मैंने कहा था आपको सिर्फ ये एंट्रीज नोट करने की ज़रूरत है। लेजर बनाया? लेजर प्लीज़ बेटा, लेजर बनाया किसी ने तो FAM या यूँ लिख लें प्रिपेयर्ड नोट ऑफ टेस्ट क्वेश्चन FAM। ये हमने लेक्चर 15 में किया था, अब 16वां लेक्चर आपके सामने। On 31st December 2018, Omega Chemicals Limited OCL changed its valuation model from cost to revaluation for its buildings. The following information pertains to its buildings as at 31st December 2018. 31 दिसंबर पे ही उन्होंने रिवैल्यूएशन मॉडल पे स्विच किया है और उस दिन की डिटेल गिवन है। ऑफिस बिल्डिंग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एज ओरिजिनली एस्टिमेटेड 20 साल, कॉस्ट 600, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 150, रिवैल्यूड अमाउंट 800। स्टार लगा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ। क्या कह रहा है नीचे? इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। जाहिर सी बात है 18 के साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद 18 के साल के एंड पे उसने रिवैल्यू किया होगा ना। अगर ना किया होता तो गलती होती, वो सही करना पड़ता हमें, फिर उसको भी एंट्री करनी पड़ती। पर वो कह रहा है इस साल की एंट्री पास हो चुकी है डेप्रिसिएशन की। ये समझ आ रही है स्टार की? वो कह रहा है 150 में इंक्लूडेड है इस साल की डेप्रिसिएशन भी, ठीक है, यानी कि 31 दिसंबर 18 तक की डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। ओके, अच्छा जी। आगे कहता है एज पर द रिपोर्ट ऑफ द प्रोफेशनल वैल्यूअर देयर वाज। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं। 31 दिसंबर 18 पर रीवैल्यूएशन हो रही है, बोलो। तो 31 दिसंबर 18 तक वर्किंग को कर लेते हैं, क्यों नहीं करते? रिवैल्यूएशन की एंट्री कर लेते हैं। मैंने तो रिक्वायरमेंट नहीं ना पढ़ी, आप भी अभी ना पढ़ें, ठीक है। मैंने कहा ना पढ़ें, कुछ बच्चे पढ़ने लग गए रिक्वायरमेंट। भाई साहब ना पढ़ें कहा है, अभी जोड़ें, ठीक है। और रिक्वायरमेंट में तो छोटी सी चीज़ होगी, हमने तो ढेर सारा काम कर लेना इसी सवाल से, सब कुछ सीख लेंगे, फिर बाद में बाकी चीज़ें काट देंगे, ये पर्चे में ये करना, ठीक है। चले तो वर्किंग नंबर 1 है डेट डिस्क्रिप्शन बिल्डिंग्स, कौन सी वाली? ऑफिस वाली। अब ऑफिस बिल्डिंग लिखा ना आपने, एंट्रीज में भी कहना है बस बिल्डिंग्स, आप लिख लीजिएगा ऑफिस बिल्डिंग। इकतीस दिसंबर 18 WDV से ही स्टार्ट करना। चलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नज़र आ जाएगी जरा। कॉस्ट 600 थी और 31 दिसंबर 18 तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कितनी है जी? 150। WDV 450 थी। और इस दिन रिवैल्यूएशन होगी। रिवैल्यूएशन के दिन क्या करते हैं?
31 दिसंबर 18 पे एक लाइन खाली छोड़कर 31 दिसंबर 18 पर रीवैल्यूड अमाउंट लिखोगे। आज तो सरप्लस आ गया 350 का। बाद में लिखते हैं सरप्लस, पहले लॉस आ जाए तो अब आदत पेपर वाली डाल ली। पहले साल भी लॉस आ सकता है ना, तो इसलिए जगह खाली छोड़ा करें, और जब सरप्लस निकल आए तो ऊपर सरप्लस लिख के आगे लिख दें। लॉस निकल आए तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना और उसमें सारा लॉस फेंक देना, ठीक है ना। जस्ट तुमने सुना जनरल एंट्रीज करते हैं जी। पहले फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 18। वो आपको क्या एंट्री हो चुकी है भाई, सब कुछ ही हो चुका है। मैं जनरल एंट्रीज कर रहे हैं ना कि क्या हुआ है, वो कैसे हुआ है बताओ जरा। खरीदने की एंट्री हो यकम जनवरी 18, पता नहीं कब खरीदे हैं ये एसेट, पता नहीं कब से आ रहे हैं। 18 के साल में तो कोई खरीदा नहीं गया, इसलिए पहली एंट्री आज नहीं करती। तो फिर पहली एंट्री साल में क्या हुई है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 150 से 150 तो आज तक की डेप्रीसिएशन है, हमें 1 साल की चाहिए, तो ये जगह खाली लग गई है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर 1 ईयर अगर मैं निकालना चाहूँ, 31 दिसंबर 18 पे पहले डेप्रीसिएशन है, फिर रीवैल्यूएशन। पहले डेप्रीसिएशन के वक्त रीवैल्यूड अमाउंट या रिमेनिंग लाइफ की जरूरत तो नहीं है ना, पहले तो पुरानी डेप्रीसिएशन ही होनी है। कितनी कॉस्ट थी, ओरिजिनल लाइफ कितनी थी, तो कितनी डेप्रीसिएशन 1 साल की, 1 ईयर कितनी 30। इसका मतलब वैसे ही, इसका मतलब ये एसेट कितने साल पुराने हैं 31 दिसंबर 18 पे, लग रहा है पता। चलो बाद में देखते हैं। बहरहाल यहाँ पे एंट्री होनी है डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से 30। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन। 31 दिसंबर 18 पे रीवैल्यूएशन की एंट्री बोलो। पहली एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, ऑफिस बिल्डिंग्स क्रेडिट 30 से, ये 30 करके 150 बनाया है हमने, ठीक है 150। यही तो मैंने बताना था, आपने पहले ही देख लिया। अच्छा चले वो नोट के वक्त देखेंगे जी। 150 ये एंट्री 18 में ना करते तो ये 150 बनता ही ना, अगर एंट्री इसके हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है ना। वो यही तो कह रहा है 150 में इस साल की डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड है, तो 30 की एंट्री होने के बाद ही ये 150 वजूद में आया है। उसके बाद जी 31 दिसंबर 18 पे बिल्डिंग्स डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस 350 एंड ओहो डेप्रीसिएशन तो करना भूल गया, याद है ना परसों में 10 मिनट लगाए थे, वही काम आज दोबारा करेंगे। उसके बाद फिर होमवर्क में वो सवाल दोबारा आएगा, और कल वो नहीं होगा क्योंकि वो बच्चों ने किया नहीं होता पिछली क्लास में, ज़्यादा बच्चों ने। वो परसों वाला सवाल, वो ईयर एंड डिवीजन पहली बार पढ़ी थी, वो जिसमें मैंने कहा था कंप्लीट करना वर्किंग, कंप्लीट करना एंट्रीज, बना लेना लेजर,
कितने बच्चों ने बनाया था, हाथ खड़ा करें। ये फ्रॉड लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी आधे से कम है, ये भी आधे से कम है, और पिछली क्लास में तो बहुत ही कम थे। ठीक है, तो दोबारा काम करेंगे वो, लेकिन सिखाऊंगा, नोट बनाना सिखा दूंगा ईयर एंड में। आज डिस्पोजल्स मैथ सिखा दूंगा, उसमें तो डिस्पोजल भी नहीं था। ठीक है, तो वो कल होमवर्क चेक करूंगा। ले जी, डेप्रिसिएशन नहीं होनी थी, मतलब 18 की एंट्रीज पूरी हैं। ओके, ये रिक्वायर्ड नहीं था जी, बस वैसे ही आपको ये साल करवा दिया। जर्नल एंट्रीज इस सवाल में मांगी गई हैं, सिर्फ पढ़ लें। इन द लाइट ऑफ IFRS प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19। तो एंट्रीज तो 18 की नहीं चाहिए थी। हाँ, वर्किंग ये करना ज़रा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि 19 में जब डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो हमें रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए होगी। चलो आपको जी वो तो सवाल से ही मिल जाती, हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस भी चाहिए होगा। फिर मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एसेट डिस्पोज भी हो रहा है, तो वो सारी गड़बड़ भी करनी पड़ेगी, वर्किंग्स 3 करना पड़ेगी। बात समझे हो? क्या कह दिया मैंने? अगली लाइन नहीं पढ़ी थी सर, हमने तो अगली लाइन ही नहीं पढ़ी थी। वो कहता है ऑन 1 अप्रैल 19 वन ऑफ द बिल्डिंग्स वाज सोल्ड फॉर 45 मिलियन। टोटल बिल्डिंग्स तो उसने दी नहीं। अभी तक जो हमने सीखा था, मैंने कहा था ज़बानी बात की हुई है कि अगर वो ऐसी कोई बात ना करे, सेम विसिनिटी या इस तरह की इंडिकेशन ना दे, हम इक्वल काम ना कर सकें, चुप हो तब भी इक्वल अज्यूम, वो कोई नंबर ऑफ बिल्डिंग्स तो देता, कुछ बताइए क्या कह रहा है। वन ऑफ द बिल्डिंग, वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग्स ज्यादा हैं, उनमें से एक बिक रही है। अब वो टोटल पता हो तो उनमें से एक की कॉस्ट निकालें या रिवैल्यूड अमाउंट निकालें। तो मैंने कहा था अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर सवाल साहब को आपको बाकी डिटेल बतानी पड़ेगी। पढ़ते हैं। ऑन 31 दिसंबर 18 WDV बिफोर रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द सोल्ड बिल्डिंग अमाउंटेड टू 80 मिलियन एंड 95 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, टोटल रिवैल्यूड अमाउंट कितनी आ रही है 31 में 18 पे? 800। इसमें से जो बिकी है उसकी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 95। डिफरेंट ही हो सकती है ना, डिफरेंट बिल्डिंग, डिफरेंट रिवैल्यूड अमाउंट। ठीक है, तो पहली बात तो इसको देख के ये बता दो, इस एडजस्टमेंट को, जो बिल्डिंग बिकी है 31 दिसंबर 18 पे उसकी रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 95। और 31 दिसंबर 18 पे उसकी बुक वैल्यू कितनी बता रहे हैं? तो बुक वैल्यू 80, रिवैल्यूड अमाउंट 95, तो लॉस कितना आया? 15 का लॉस आया ना, 15 का लॉस आया ना। लॉस WDV से रिवैल्यूड अमाउंट ज्यादा हो तो लॉस। चले तो इसके आगे लिख लें एडजस्टमेंट, भाई 15 का सरप्लस है। ठीक है, तो इसके आगे लिख लें रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ द डिस्पोज्ड बिल्डिंग ऑन 31 दिसंबर 18 इज 15 मिलियन। रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ द डिस्पोज्ड बिल्डिंग, जिस दिन सरप्लस आया था उस दिन की बात कर रहा हूँ, ऑन 31 दिसंबर 18 इज 15 मिलियन। ठीक है जी, तो भाई उसकी मजबूरी थी, उसको ये देना ही पड़ना था अलग से। चले अगर वर्किंग की बात करें, कितनी वर्किंग करना जरा मजबूरी है, सरप्लस निकाल लेना अच्छा होता है, आगे आगे वर्किंग को बढ़ाना भी तो था। इधर देखें, आगे हम 31 दिसंबर 19 तक ले जाएंगे, इस एसेट को डेप्रिशिएट कर देंगे, सारे एसेट्स को। क्यों? ये सारे आखिर तक गए ही नहीं, इनमें से एक बिल्डिंग ने दौड़ लगा दी। किस दिन? 1/4/19, 3 महीने ही समझो। अब इधर देखो, डेप्रिसिएशन ऑन 1, अच्छा चलो ठीक है जी, ये ले वहां लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन
डिस्पोजल के लिए वर्किंग 1 करोगे, अच्छा 2 कर लो, करो सही कुछ। उसके बाद इसी दिन WDV ऑफ डिस्पोजल निकालने के लिए वर्किंग 3 करोगे, और फिर तीसरा काम जाकर करोगे 31 दिसंबर 19 पे, डेप्रीसिएशन ऑन रिमेनिंग बिल्डिंग्स। फिर कहीं जाकर निकलेगी WDV 31 दिसंबर। तो भाई डिस्पोजल आ गया, ईयर एंड रिवैल्यूएशन है तो भी कुछ नहीं होगा, बस तसल्ली से काम करते जाएं, अपने उसूलों के हिसाब से चलते जाएं। रिवैल्यूएशन जिस दिन मर्जी होती है, हमारी बला से, ठीक है। इसका मतलब लॉस तो आना नहीं, इसको तो बंद करेगा, मेरे पास जगह बन जाएगी जी। इसका मतलब वर्किंग नंबर 2 है सबसे पहले हमारे टारगेट पे। वर्किंग 2, डेप्रीसिएशन ऑन 1 बिल्डिंग फॉर 3 years। हाँ जी, इधर देखें, 800 बटा 10, 5, 6, 8, ऐसे अकड़ बकड़ कर लेते हैं, नहीं सिफर नहीं। उसने ये जो काम करने के बाद जो ये फिगर निकाला करते थे, उसने आज खुद ही बता दी है, जो बिल्डिंग बिकी है उसने कॉस्ट पे तो डेप्रीशिएट होना नहीं है, रीवैल्यू होने के बाद रीवैल्यूड अमाउंट पे होना है ना। रीवैल्यूड अमाउंट ही उसने बता दिया, कितनी, 90 डिवाइड बाय 20 या रिमेनिंग। ओह माय गॉड, देयर लाइज अनदर प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यूजफुल लाइफ इज पता, बट गुजर गई हुई लाइफ इज नॉट पता। दैट्स वाई वी कैन नॉट कैलकुलेट रिमेनिंग लाइफ। समझ रहे हो? अंग्रेजी की समझ आई है? रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए आपको टोटल ओरिजिनल लाइफ और जितनी गुजर गई लाइफ वो पता होनी चाहिए। कल वाले सवाल में याद है पहली लाइन उसने क्या लिखी थी कि बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 years बिफोर रिवैल्यूएशन डेट। हमने कहा था 50 में से 10 गए, बकाया 40। आज 20 तो गिवन है, जितने साल गुजर गए वो नहीं पता। निकल सकता है? थोड़ी देर पहले आपने खुद ही बताया था 5 साल। 5 साल कैसे पता लगा था? लेकिन ज़बानी नहीं करें, उसकी वजह यह है, चलो इस सवाल में तो ज़बानी पता लग गया, ठीक है, कि 30 की डेप्शन 1 साल की है, 150 आ रहा है। कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ये पूरे 5 साल ऐसा भी तो हो सकता है कभी दरमियान में कहीं पे जाकर वो एडिशन हुआ हो, एग्जैक्ट फिगर मैच ना कर रही हो, तो लाइफ पास्ट निकालने में मसला हो रहा हो, या मिड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन में आपको ये काम करना पड़ जाए। तो पता होना चाहिए कि असल में कैसे फॉर्मूला किस तरह से चला के यूज़ किया था हमने। ये 1 साल की डेप्शन तो ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ओवर, ठीक है, रीवैल्यूड अमाउंट ओवर, ठीक है, भले यहाँ पे तो कॉस्ट ही है, सॉरी, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ या कॉस्ट इनटू रेट। 1 साल की डेप्रिसिएशन, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन निकालनी हो तो आप क्या किया करते हैं बताएं? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर 1 year को मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइफ पास्ड। ऐसे ही किया करते थे ना, याद करें हो पहले दूसरा लेक्चर इंट्रो की रिवीजन, यही करते थे ना। हमें इन 3 में से 2 चीजें अब पता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितनी है? 1 साल की, इनटू इसको कर लो एक्स अज्यूम। ये पता है आपको, ज़बानी लग गया पता, लेकिन किसी मुश्किल सवाल के अंदर पता तो होना चाहिए कि ये किस तरह से निकलेगा। तो x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 5 years। 5 years फिर क्या है? x क्या था? लाइफ पास्ट। लो जी, ये तो मार्कर की बजाय डस्टर बन गया। ये क्या है जी? जिंदगी जो गुजर गई। हमें ना गुजरी हुई जिंदगी से कोई इसके वास्ता है,
ना असल जिंदगी से कोई वास्ता है, जैसे अपने बारे में सोचना चाहिए। अब जो गुजर गई वो तो गुजर गई, तौबा का दरवाज़ा खुला है, जुमे के दिन भी बख्शिश के दरवाजे खुले हैं अल्लाह के। जो गुजर गई वो तो गुजर गई, ठीक है। जो असल में लेके आए थे पता नहीं कितनी थी, हमें तो वो भी नहीं पता, खैर रिमेनिंग तो है ना अभी, पता खैर हमें तो उसका भी नहीं है, इसकी निकाल ली हमने, ठीक है। असल में इसकी रिमेनिंग लाइफ इसलिए निकल आई क्योंकि इसका पता चल गया कितनी ज़िंदगी लेके आया हुआ है ये, ऐसे हमें ये नहीं पता, इसलिए हमारी रिमेनिंग लाइफ निकालना, इसकी रिमेनिंग लाइफ खत्म हो गई है। हाँ जी, रिमेनिंग लाइफ। दुनिया का निज़ाम नहीं रुकता, इंसान समझता है मेरी वजह से चल रहा है, जैसे वो मार्कर समझ रहा था मेरी वजह से चल रहा है, वो गया रिप्लेसमेंट आ गई, समझ रहे हो ना, बातें समझा करो। दुनिया का निज़ाम किसी की वजह से नहीं चल रहा, ना किसी के जाने से कभी रुका है। अच्छा, टोटल लाइफ में से लाइफ पासिड निकाल लें तो क्या आ जाएगी, रिमेनिंग लाइफ। टोटल लाइफ कितनी है, 20, 5, 15, ये 15 गिवन नहीं था, ये 15 निकालने की हमें ज़रूरत थी। करना है तो इसको भी कर लें, वर्किंग नंबर 2, 3, 4 तो पहले ही लिख चुके हैं, 5 कर लें इसको। वैसे ही इधर देखें, डिवाइडेड बाय, इसके साथ लिख लें ये वर्किंग 5 जी। 1 साल की डेप्रिसिएशन नहीं, 1 साल की डेप्रिसिएशन आएगी ना इससे तो, लेकिन ये ऐसे 3 महीने रहा तो 3/12 जी। 1.6 कर लें, 2 ना करेंगे। मिलियंस में क्वेश्चन है, उसकी वजह ये मैंने आपको बताया, मिलियन में सवाल हो, मुझे जिस सवाल का पता हो ना कि उसमें कोई चीज़ 0.3, 0.4 नहीं आएगी तो मैं उसमें करवा देता हूँ कभी कभी, लेकिन आपको पर्चे के लिए उसूल बताया हुआ है, मिलियन वाला सवाल हो 1 डेसिमल तो खुदा के लिए लिख ही लिया करो, ठीक है। क्योंकि उसका मसला क्या है, 0.4 आ गया तो क्या करोगे, राउंड डाउन करोगे, ज़ीरो तो कुछ ना हुआ ना, ठीक है। 4 लाख की फिगर है, आप ज़ीरो तो नहीं लिख सकते, तो इसलिए 1 डेसिमल शो कर दिया करो, ज़्यादा भी नहीं जी। और अगली बात का आपको पता है, और सरप्लस तो गिवन ही नहीं है, अभी तो लिखवा के आया हूं सरप्लस, इससे रेलेवेंट सरप्लस है 15/15 इंटू 3/12 जी, बोलें 0.3 कर लो ना, बस 1 डेसिमल, जज्बाती भी हो जाते हो फिर, 1 डेसिमल बोला है तो बस बहुत है, 1 अच्छा ऐसा भी हो सकता है आप कहें जी 2 कर लिया, आगे जाके पता चला कि एक फिगर कम हो गई है, तो फिर उसको ऐसे एक साफ सुथरी सी लाइन लगा के 1.6 कर देना, गंद ना मारना, ओवरराइट ना करना, और फिर वहाँ पे आगे से फिर सारे सवाल में 1 डेसिमल को यूज़ करते रहना, ओके जी। 1.6.3 डन। उसके बाद वर्किंग 3 WDV ऑफ डिस्पोजल, लो जी ये तो गिवन थी ये तो 80 है ना, मोरना है 80 वालों को मैंने कान मरोड़ देने ऐसे एक्सपेंड कर देंगे। हाँ 31 वो WDV थी पुरानी वाली, रिवैल्यूएशन होने के बाद वाली नहीं है, रिवैल्यूड अमाउंट 95 को 3 महीने डेप्रिशिएट करके 31 मार्च या चलो 1 अप्रैल तक लेकर आओ, ये WDV चाहिए हमें WDV ऑफ डिस्पोजल चाहिए एट डेट ऑफ डिस्पोजल। उधर देखो डेट क्या लगी हुई है उसके साथ, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, वैसे ही करना है जैसे आज तक किया था। 95 क्या है, कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या लेंगे, डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से ईयर एंड तक की डेप्शन, लेटेस्ट रिवैल्यूएशन की डेट क्या है 31 दिसंबर 18, और डिस्पोजल डेट क्या है 31 मार्च 19, तो कितने महीने की डेप्शन, 3 की हमारे सामने तो पड़ी है 1 तो -1.6 आंसर इज 93.4। और रोने की आवाजें आ रही हैं अब,
कोई फूट फूट के रो रहा है, कौन भला? सरप्लस। क्या कह रहे हैं? मेरा भी कुछ कर लो, मेरा तो एसेट ही टूट गया। ओके 15 माइनस -0.3 मैनू भी नाल ही ले जा 14 असी क्या जा एंट्री करेंगे अभी। डी सरप्लस डेबिट, चल रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तेरा तो एसेट ही नहीं रहा यहाँ पे, तेरा क्या काम है? वो वाली एंट्री 14.7। और जनाब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेप्रीसिएशन ऑन पता नहीं कितनी है रिमेनिंग बिल्डिंग्स फॉर 12 months 9 months। हाँ तीनों उन्होंने करता, बाकी यार ये 12 महीने रही हैं, होश करो जी। 95 लेंगे नहीं, टोटल गिवन है ये, बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ा हमें, उल्टा आसान हुआ है काम। देखो 800 टोटल, 95 ये आ गया, तो बकाया 705 की बिल्डिंग्स पड़ी हैं रिवैल्यूड अमाउंट, डिवाइडेड बाय 15 इंटू कुछ करेंगे जी 47 और सरप्लस रोला डाल दिया 350 माइनस 15 कितना 33 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 22.3। हम एक डेसिमल तक चल रहे हैं तो मजबूरन इधर भी लिख लेंगे। फिर उसूल एक ही रखना है, ये नहीं कि जहाँ 0.3 आया वहाँ एक डेसिमल लिख दिया, जहाँ नहीं आ रहा वो फिगर मतलब आगे आ रही है मिलियंस में तो आप राउंड करी जाए। नहीं, अब एक बार अगर एक डेसिमल आया तो फिर अब हर जगह एक डेसिमल आना चाहिए। ओके जी 47 WDV बताएं 658 ओके जी 658 और 327.7। 2-3 बच्चे चेक किया करें आंसर, वैसे तो सभी किया करें। 312.7 है फिर। और बिल्कुल परेशान ना हुआ करें गलत आंसर से भी, कैलकुलेट सब किया करें। सब नहीं प्रैक्टिस करनी है, पेपर के अंदर तेज़ी से ये कैलकुलेटर पे हाथ चले। ऐसे करके बैठने से और बाद में नोट करने से क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है हम कहीं पहुंचे हुए हैं, ऐसे थोड़े ही काम चलेगा हैं। 31 दिसंबर 19 एंट्री बोलो, पहली एंट्री किस दिन होगी? 1 जनवरी 19, कुछ होना ही नहीं। फिर 31 दिसंबर 19 नहीं, उससे पहले 1 अप्रैल है, ठीक है 1 अप्रैल 19। हाँ जी 3 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज करो, कितनी है? वह आप तो वर्किंग देखते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। और आपको पता है सरप्लस नज़र आना शुरू हो गया है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, इस वजह से एक एंट्री हुई थी। अब एक बार सरप्लस आ गया, डेप्रीसिएशन शुरू हो गई, 2 एंट्रीज, ठीक है ना। यहाँ पे आप कहोगे जी 31 में नज़र तो आना शुरू हो गया था, उसके बाद किया कुछ नहीं था ना। डेप्रीसिएशन रिवैल्यूएशन के बाद होती है तो ही एक्सेस पड़ी ना रिवैल्यूएशन की वजह से, उस एक्सेस का रिवर्सल होगा। जब रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रीसिएशन ही नहीं की तो कुछ एक्सेस भी चार्ज नहीं हुआ, तो कोई रिवर्सल भी नहीं हो रहा। तो सरप्लस आने के बाद जो पहली डेप्रीसिएशन होती है उसमें 2 एंट्रीज पड़ती हैं, फिर सरप्लस अगर नजर आ रहा हो तो। ओके देखा था ना परसों, नहीं समझ आई ये बात समझ नहीं आई हाथ खड़ा करें, सुनी नहीं, इस वजह से सुने अब दोबारा। मैंने ये कहा ईयर एंड रिवैल्यूएशन है ना, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन तो हम देखते थे जब सरप्लस आ गया तो फिर डेप्रीसिएशन की 2 एंट्रीज आई थी। उसकी वजह यह है कि सरप्लस आने के बाद उस साल में डेप्रीसिएशन हुई थी, तो सरप्लस की मौजूदगी में डेप्रीसिएशन होने पर 2 एंट्रीज हुई। अब क्या हो रहा है ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे? साल के आखिरी दिन डेप्रीसिएशन पहले हो चुकी, उस वक्त सरप्लस नहीं था कि फिर सरप्लस आ गया।
अब इस सरप्लस की मौजूदगी में कोई डेप्रिसिएशन इस साल में दोबारा नहीं हुई, इसलिए डेप्रिसिएशन की वो एंट्री हो चुकी हुई थी। सरप्लस की ट्रांसफर की एंट्री 18 में नहीं नजर आई। 19 में अब जाकर वो डेप्रिसिएशन जब होगी तो फिर उसके साथ ही ट्रांसफर की एंट्री भी की जाएगी। अभी भी किसी बच्चे को ना समझ आया हो इस जगह बात? ओके जी, 1 अप्रैल 19 दूसरी एंट्री, वैसे तो वर्किंग ही में बता देती है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 0.3, डेप्रिसिएशन की 2 एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या करना है जी? डिस्पोजल एंट्री हुआ करती थी एक्डेप डेबिट, कैश डेबिट, खाली लाइन के बाद बिल्डिंग, कितनी रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी? कितनी रीवैल्यूड अमाउंट है जी? 95। कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? मैंने आपको कहा था ये 2 फिगर्स उठ के आ जाया करती हैं एंट्री में, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैश कितना है? 45। लॉस कितना है? 48.4 का लॉस आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन आपको पता ही है इसके वो सरप्लस में जो आपको रोने की आवाज़ें आ रही थी, सरप्लस में जो रोना डाला हुआ था कि मेरी बिल्डिंग गई, सरप्लस कह रहा है मैं भी जाना है। 1 अप्रैल 19 पे फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट की एंट्री हुई थी, कितने से? 14.7 से। और साल खत्म हो गया और कुछ नहीं होना ठीक, कैसे नहीं होना? बकाया बिल्डिंग्स की डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 19, डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 47 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 22.3। अब खत्म हो गया। पहले इतना नोट ताकि फिर हम करें नोट। वो लिख के काटिएगा, नॉट रिक्वायर्ड, ये समझ लें, उसके बाद नोट कीजिएगा। मैं थोड़ा आराम कर लूँगा। सुने, इससे आगे नहीं पढ़ाना। उसकी वजह है कि पिछली क्लास को भी टाइम से थोड़ा सा पहले शुरू करना है, 15-20 मिनट मैंने, तो जुमे की वजह से, इसलिए सुबह की क्लास में भी ये सवाल तक ही काम हुआ है। अब गौर से देखिएगा। 31 दिसंबर 18 का नोट रिक्वायर्ड तो 19 का भी नहीं है, सिर्फ 19 का बना लेते, लेकिन मैं आपसे दोनों साल का नोट बनवाऊंगा, लेकिन दोनों साल का अलग अलग, यानी कि क्लोजिंग को ओपनिंग नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि ईयर एंड रिवैल्यूएशन के साथ हमने अभी तक ये काम नहीं किया था। हाँ, रेड चीज़ जो लिखी हुई आपको नज़र आई थी वो दोबारा लिख रहा हूँ आपके लिए, ज़रा गौर करें, नोट करना रोक दें, फिर आपने कहना समझ नहीं है। सबकी बूतियाँ ऊपर, बॉल पॉइंट्स नीचे। ठीक है, अच्छा सुने, अभी तक हमने स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन के सवाल किए, नोट भी उसी के बनाए। तो मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि जिस सवाल में रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन हो रही हो, तो पहला काम रिवैल्यूएशन का होता है और एंड पे डेप्रिसिएशन होती है। यही तो फ़र्क पड़ा था। अभी कुछ बच्चों को बात समझ नहीं आ रही थी, हैं? पहला काम रिवैल्यूएशन होता था, एंड पे डेप्रिसिएशन। ईयर एंड रिवैल्यूएशन में हमने ही परसों नोट किया था, पहला काम डेप्रिसिएशन का होता है, बाद में रिवैल्यूएशन का। ठीक है, अब आज तक हम यही करते आए, जब पहला काम रिवैल्यूएशन हो तो साल के पहले दिन जितनी डेप्रिसिएशन होती थी वो ट्रांसफ़र करते थे और साल के एंड पे फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। अब ये चेंज होने जा रहा है।
जब ये चेंज होगा तो सवाल अब आज ज़्यादा फ़ायदा पता लगेगा इसका कि इस तरह से क्यों लिखेंगे। चेंज करने लगा हूँ मैं नोट के अंदर आज पहली बार तरतीब। अगर ईयर एंड रीवैल्यूएशन है तो मुझे सोच के बताएं, पहले उस साल में डेप्रिसिएशन वाला इवेंट होगा या रीवैल्यूएशन वाला? डेप्रिसिएशन वाला या रीवैल्यूएशन? डेप्रिसिएशन वाला। ईयर एंड रीवैल्यूएशन होगी तो पहले डेप्रिसिएशन, फिर तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। ये हमने इंटरचेंज किया। इतनी सी बात तो याद रह जाएगी ना, अभी तक नहीं बदला था, इसको बदल लिया। अब देखते हैं नोट बनाते हुए फायदा भी होगा इसका, तेजी में नोट बनाते हुए पेपर के अंदर काम देगी बात। अभी तो पहली बार ये बात की जी। 31 दिसंबर 18 का नोट बनाना है तो ओपनिंग से स्टार्ट करना है, लेकिन ओपनिंग निकालने के लिए हमने 31 दिसंबर 18 को तो कभी सोचा ही नहीं। कहाँ जाया करते हैं? 31 दिसंबर 17 पे। 31 दिसंबर 17 पे जाके सवाल से पूछेंगे कि सवाल साहब क्या ये एसेट 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ? आंसर इज नो। अगर ये कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो 31 दिसंबर 17 पे इसमें कॉस्ट पड़ी होगी। वो कॉस्ट कितनी है? तो 31 दिसंबर 17 की 600 कॉस्ट 1 जनवरी 18 की ओपनिंग कॉस्ट बन जाएगी। फिर जब ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर इसकी डेट ऑफ परचेज से, पता नहीं वो क्या थी, हमें पता ही नहीं था, खैर आप तो निकाल सकते हैं, हमने लाइफ पास निकाली है। बहरहाल इसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी 31 दिसंबर 17 तक की। 31 दिसंबर, ये 150 की डेप्रिसिएशन कब तक की? 31 दिसंबर 18 तक की। और हम कहाँ मौजूद हैं? 31 दिसंबर 17 पे। तो वहाँ पे कितने साल की डेप्रिसिएशन होगी? 4 की। डायरेक्ट लिख लूँ, अगर 30 एक साल की डेप्रिसिएशन है तो 4 की कितनी होगी? 120। क्लोजिंग का अगर 31 दिसंबर 17 पे तो 18 का ओपनिंग 120 आ गया। ओके, नाउ कोई एडिशन है? ये डैश को लगा दो। 18 में कोई रीवैल्यूएशन है? रीवैल्यूएशन तो है, लेकिन रीवैल्यूएशन साल के आखिरी दिन है। तो पहले क्या करना है? फिर करनी है। तो पहले इस साल की डेप्रिसिएशन वो रिक्वायर्ड नहीं था, जो एंट्री करो कितनी थी? 30 की। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 18 में 30 से किया था भाई, ये 30 से क्रेडिट करोगे तो ये 150 बनेगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। अब करने जा रहे हैं रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन के वक्त सिर्फ 120 ट्रांसफर होगा? नहीं। तो तेजी में काम करते हुए ये फायदा हो जाएगा। अगर ये नीचे होता, आप तेजी में 120 आदत के मुताबिक ट्रांसफर कर जाते हैं, या फिर कुछ सोच के टाइम वेस्ट होता। नहीं, ये रीवैल्यूएशन गई तो हमने अपने नोट में चेंज कर दिया। पहले डेप्रिसिएशन हो गई है, अब हम ये सारी डेप्रिसिएशन आज तक की ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर की एंट्री है 150 और इधर भी 150। ये फर्क से फायदा समझ आया थोड़ा सा? क्या हो जाएगा? कोई डिस्पोजल है? अच्छा, सरप्लस तो बता दो कितने? 350 का सरप्लस। कोई डिस्पोजल नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 800 ही आना चाहिए। यहाँ पे नील। कितने बच्चों ने घर पे लेजर बनाया था? परसों वाले सवाल का जो पहला किया था ईयर एंड रीवैल्यूएशन का, लेजर कहे थे ना बना के आना। ये 10-12 बच्चों को ये बात बताने के लिए ही लेजर बनवाए। ईयर एंड रीवैल्यूएशन होगी, जिस साल में ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन होगी उस साल में एक्यूमुलेशन का बैलेंस 0 होगा, क्योंकि आखिरी दिन तक सारी डेप्रिसिएशन तो इससे परेशान नहीं होना। -0 तो क्या आ गया? आप अपनी वर्किंग में भी देख लें, 31 दिसंबर 18 पर 800 ही बुक वैल्यू थी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, आपने तो वो नोट का हिस्सा रखना है, पता है ना? वो 3 चीज़ें हमेशा, मैं आज नहीं बना रहा, किया करेंगे। फॉर्मेट बनाते हुए ही वो 3 लिख लिया करेंगे, बहुत फ़ायदा हो जाता है उससे। ये मुझ के 1-1.5 नंबर जो है वो आपका लूज़ नहीं होता। चलिए बात 19 के नोट की बारी आई। क्लोजिंग को उठा के ओपनिंग बना लें तो फिर प्रैक्टिस ना हुई। पहली बार नोट बना रहे हैं ईयर एंड का,
ठीक है। तो इसलिए 31 दिसंबर 19 का नोट बनाना है, तो ओपनिंग निकालने के लिए 31 दिसंबर 18 पे आ जाओगे, 31 दिसंबर 18 पे क्लोजिंग निकालने हैं, ठीक है। अब आज वो जुमले में 31 दिसंबर को भी शामिल करने का फायदा होने वाला है, ठीक है। आगे हम सवाल से पूछेंगे, सवाल क्या ये एसिड 31 दिसंबर 18 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ? आंसर इज यस। 31 दिसंबर 18 को शामिल करना है। तो अगर 31 दिसंबर 18 पे ये एसिड रिवैल्यू हुआ है तो फिर एसिड अकाउंट में कॉस्ट पड़ी होगी, रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 800 ही है। 31 दिसंबर 18 पे अगर 800 एसिड अकाउंट का बैलेंस है तो यकम जनवरी 19 पे वो कितना होगा? 800 ही होगा भाई। क्लोजिंग को ओपनिंग बनाना कोई फायदा नहीं होगा। ओके नेक्स्ट, मिट ही ना गया वो सवाल। उसके बाद अक्यूमुलेटेड एब्सेंट को ओपनिंग निकालना है। हमने तो 19 को सोचना ही नहीं, कहाँ आ जाना है? 18 पे। 31 दिसंबर 18 या उससे पहले एसिड रिवैल्यू हुआ है, 31 दिसंबर 18 को ही हुआ है। इसका मतलब अक्यूमुलेटेड एब्सेंट अकाउंट के अंदर डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन यानी 31 दिसंबर 18 से ईयर एंड यानी 31 दिसंबर 18 तक की डेप्शन पड़ी होगी। बात तो मैंने सही की है। 31 दिसंबर 18 डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से ईयर एंड 31 दिसंबर 18 तक कितने दिन की? 0 दिन की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी, यानी कोई डेप्रिसिएशन, वो ठीक है हमें पिछले साल याद आ रहा है क्लोजिंग में 0 था, लेकिन उसूल वाली बात तो पूरी करें। 19 का ओपनिंग निकालना है, 18 पे गए, 31 दिसंबर 18 पे जाके देखा ये एसिड रिवैल्यू हुआ है, आंसर आया हुआ है। अगर रिवैल्यू हुआ है तो एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर डेट ऑफ लेटेस्ट रिवैल्यूएशन से ईयर एंड तक की डेप्शन होगी। लेटेस्ट रिवैल्यूएशन की डेट क्या है? 31 दिसंबर 18। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 18। तो एक्यूमुलेशन के अंदर क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो वो कुछ भी नहीं ओपनिंग आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ही मिटा सवाल। ओके अच्छा जी, रिवैल्यूएशन है इस साल में, एडिशन है, रिवैल्यूएशन है, चलो डैशां दे लाइए। हाँ जी, इसके नंबर नहीं। डिस्पोजल है, चलो डिस्पोजल के आपको बताया फिगर्स ये मिल जाएगी, एंट्री में भी यहीं से मिल जाती हैं। एसेट अकाउंट से रिवैल्यूड अमाउंट निकालो, एक्यूमुलेटेड एब्सेंट में से 1.6 माइनस कर दो, रह क्या गया? डेप्शन एक्सपेंस। वर्किंग के पास आए और देखा डेप कितनी दफा आ रहा है? डेप 2 दफा आया है इसी साल के अंदर। ये डेप को ऐड कर लो, डेप 47। ओह ये कैसे आ गया बैलेंस? ये तो 0 होना चाहिए था। जिस साल रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे होगी उस साल 0 होगा ना। स्टार्ट ऑफ द ईयर में भी 0 नहीं होता था, उस साल डेप्शन आ जाती थी। और ईयर एंड वाली रिवैल्यूएशन के साल में 0 होगा। अगर रिवैल्यूएशन नहीं हो रही तो फिर कौन सा 0 बैलेंस? तो ट्रांसफर कुछ नहीं हुआ। वाह वाह, 658 के बराबर हो गया। होमवर्क में जाकर क्वेश्चन देखेंगे तो वो पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसी की थोड़ी एक्सटेंशन है। डाटा डिफरेंट, लेकिन क्वेश्चन करना है, उसमें थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन की शायद बात हो तो खप के आइएगा। लेक्चर 14 क्वेश्चन 1 SKL किया हुआ मुझे पता है, इसकी रिक्वायरमेंट लिखो ना जी। वहीं पे जहाँ पे होमवर्क लिखवा रहा हूँ वहाँ पे रिक्वायरमेंट वही थी जो वहाँ पे लिखी हुई थी, यहाँ पे चेंज हो रही है थोड़ी सी जी। कुछ वही रहेगी, कुछ बढ़ा रहा हूँ भाई। दूसरा होमवर्क क्या करना है इस सवाल, बल्कि पहले ये वाला करना है फिर क्वेश्चन 1 करना है, ठीक है। SKL वाला सवाल, उसमें क्या करोगे? यकम जनवरी 12 से, मैं जुलाई को जनवरी कर दिया था भाई, कर लो। यकम जनवरी 12 से 31 दिसंबर 17 तक वर्किंग
जर्नल एंट्रीज, नोट। अब लेजर ना बनाना, जिन्होंने बनाए उनको फ़ायदा हो गया, ठीक है, कुछ समझ आ गई बात थोड़ी सी। सुने फिर, वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, आध में छोड़ी थी, याद है? जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी, आध में छोड़ी थी, ठीक है। नोट बनाएंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 साल का, और नहीं करेंगे तो कल चेक होना है होमवर्क। तो मुझे पता है अब आपकी आदतें फिर बिगड़ने लगी। हफ्ते में 2-3 दफ़ा टेस्ट होता है होमवर्क, यानी चेक होता है होमवर्क, और वो उसी दिन होता है अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन आपने नहीं किया होता। तो कल ये लाजमी करके आइएगा होमवर्क, कल मैंने